सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई शुरू तो हुई, लेकिन ये क्या दर्शाता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आम आदमी के राइट टू नो के अधिकार हैं वो हनन हो रहे हैं, क्योंकि इसमें जब आप बॉन्ड में चंदा दे रहे हैं या जो भी व्यक्ति दे रहा है उसका नाम डिस्क्लोज नहीं होता है, ना ही अमाउंट डिस्क्लोज होता है। तो निश्चित रूप से अगर बड़े उद्योगपति बड़ा अमाउंट देते हैं और उनका नाम डिस्क्लोज नहीं होता है, और फ्यूचर में निश्चित रूप से जब स्कीम बनेगी, जब पार्लियामेंट में कोई भी नया कानून बनेगा, तो कहीं न कहीं उनके हितों को मद्देनजर रखते हुए बनेगा, जो एक आम जनता के लिए मुझे लगता है वो उतना अच्छा नहीं होगा। 52% हिस्सा भाजपा के पास गया। चुनाव आयोग को दी गई घोषणा के अनुसार पार्टी को 2017-2022 के बीच करीब 5,271 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। कांग्रेस करीब 952 करोड़ रुपए के साथ दूसरे स्थान पर रही। चुनाव आयोग को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पार्टियों की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करना बाकी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने मंगलवार को राजनीतिक दलों के वित्त पोषण के लिए चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की, जिनमें कांग्रेस नेता जया ठाकुर, CPIM और NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैं। केंद्र सरकार ने बीते 29 दिसंबर को चुनावी बॉन्ड की 28वीं किश्त जारी करने को मंजूरी दे दी, जो 4 अक्टूबर से 10 दिनों के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध रही। ये फैसला राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया। अब इस मामले में आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में मतदाताओं को पता होना चाहिए कि किस राजनीतिक पार्टी को किसने और कितना चंदा दिया, और राजनीति में विदेशी पैसा का आना लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के तहत चुनावी चंदा मिलने की रकम 10,000 करोड़ रुपए की सीमा को पार कर गई। साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की शुरुआत हुई। तब से लेकर अब तक महज 4 सालों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए 21 चरणों में इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी किए गए। इलेक्टोरल बॉन्ड से मिली रकम इन 21 चरणों के बाद तकरीबन 10,246 करोड़ के पास पहुंच गई है। 28 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आवेदन पर सुनवाई करने के लिए सहमति दी। चलिए आपका ध्यान आकर्षित करते हैं वर्ष 2020 के ADR की इस रिपोर्ट पर। 2020 के विधानसभा चुनाव में सभी राष्ट्रीय पार्टियों को मिलकर भी 230.53 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि अकेले बीजेपी ने 421 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ADR की रिपोर्ट्स में कुछ मुख्य बिंदु निकलकर सामने आए हैं। पहला बिंदु ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अन्य सभी पार्टियों के मुकाबले ज्यादा चंदा मिला। जहां वित्तीय वर्ष 2020-21 में बीजेपी को 7,052.34 करोड़ रुपए चंदा मिला, वहीं अन्य सभी 7 पार्टियों को मिलकर भी मात्र 6,021.4 करोड़ रुपए ही चंदा मिला। दूसरा, वित्तीय वर्ष 2021 में 7 राष्ट्रीय पार्टियों ने कुल 474.40 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि अकेले बीजेपी ने 620.40 करोड़ रुपए खर्च किए। तीसरा, 2020 के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने मिलकर 230.53 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि अकेले बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 421 करोड़ रुपए खर्च किए। चौथा, 2019-20 की रिपोर्ट में लोकसभा चुनावों के दौरान सभी 7 पार्टियों को मिलकर देखें तो 1,136.81 करोड़ रुपए की आय की जानकारी दी गई, जबकि अकेले बीजेपी को 3,623.28 करोड़ रुपए की आय हुई थी, जो कि अन्य पार्टियों की आय का 300% ज्यादा है। इसे नकददान के विकल्प के रूप में और राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के तरीके के रूप में पेश किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा RTI के माध्यम से प्राप्त भारतीय स्टेट बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2017-18 और 21-22 के बीच की अवधि में 9,208.23 करोड़ रुपए की चुनावी बॉन्ड बेचे गए। राज्यों में सत्ता में मौजूद क्षेत्रीय दल भी चुनावी बॉन्ड फंड के बड़े प्राप्तकर्ता हैं। 2011 से पश्चिम बंगाल में सरकार में रही तृणमूल कांग्रेस ने पिछले कुछ वर्षों में 767.88 करोड़ रुपए के योगदान की घोषणा की, जो इसे भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरे स्थान पर रखती है।
रिपोर्ट्स कलेक्टिव की एक टीम ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया। रिपोर्ट्स कलेक्टिव की तरफ से श्री गिरीश जलिहाल, पूनम अग्रवाल और सोमेश झा की इलेक्टोरल बॉन्ड की धांधली से जुड़ी एक रिपोर्ट आर्टिकल 14 के एक लेख में छपी। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि भारत में तकरीबन 2800 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पिछले 3 सालों में इसमें से महज 19 पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले कुल 6201 करोड़ चंदे में से 68% चुनावी चंदा केवल भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो चलिए रिपोर्ट्स कलेक्टिव की इलेक्टोरल बॉन्ड पर की गई छानबीन को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। भारतीय चुनावी राजनीति की सबसे बड़ी परेशानी चुनावी चंदा की अपारदर्शिता है। इसका पता न चलना है कि राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए चंदा कौन देता है, कहां से मिलता है, किस तरह से देता है, कब देता है, क्यों देता है। इस परेशानी से निजात पाने के लिए साल 2017 में दिग्वंत वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना का ऐलान किया। हकीकत में कहा जाए तो चुनावी चंदे की पारदर्शिता के नाम पर पेश की गई योजना चुनावी चंदा को अपारदर्शी बनाने का सबसे बड़ा औजार रही। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के तहत नियम ये है कि एक तय अवधि के भीतर कोई भी कंपनी, व्यक्ति, एनजीओ, ट्रस्ट या किसी भी तरह का प्रतिष्ठान बिना अपना नाम बताए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर किसी राजनीतिक पार्टी के खाते में जमा कर सकता है। जिस दिन इस योजना को बजट के पन्नों में लपेटकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद के पटल पर पेश की थी, तब से इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनावी चंदा में मौजूदा धांधली को कानूनी शुल्क देने का आरोप लगाया जा रहा है। इस योजना के बड़े शानदार तरीके से उन अमीर और शक्तिशाली लोगों का नाम छिपा लाया जा सकता है जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं। अगर चंदा देने वालों के नाम का नहीं पता चला तो पारदर्शिता का मतलब क्या है? अगर ये पता नहीं चलेगा चुनावी चंदा देने वाले कारोबारी, व्यक्ति, ट्रस्ट या कोई भी प्रतिष्ठान कौन है और लेने वाली राजनीतिक पार्टी कौन है, तो चुनावी प्रक्रिया में एक भारी चूक होगी। खैर, इस खबर में बस इतना ही। आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।